अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। एहतजाजी तहरीक शुरू हो चुकी है। 90 रोज के बाद आर होगा या पार, यह है वो ताजा ललकार जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से सामने आई है, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की एहतजाजी और मुज़ाहमती सियासत का फीता काट दिया है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद से पूरा लाओ लश्कर लेकर लाहौर पहुंचने वाले अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने आज अहम इजलास के बाद अपनी मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली की पर्दाकुशाई की है। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक शुरू करने, 5 अगस्त तक पीक पर पहुंचाने और 90 रोज के बाद उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का ऐलान तो किया है, मगर इस तहरीक में होगा क्या, इसके खदोखाल क्या होंगे, इस बारे में कुछ खास नहीं बताया गया। अली अमीन गंडापुर ने यह जरूर कह दिया है कि अगर हम इस तहरीक में कामयाब ना हुए तो सियासत को खैरबाद कह देंगे। 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें। उसके बाद हम नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीकाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता शब पार्लिमानी पार्टी से खिताब करते हुए 90 रोज में इमरान खान को रिहा करने का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि 91वें रोज के बाद या तो आप नहीं या हम नहीं। तहम आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुक़तदरा से मामला ज्यादा बिगाड़ने के बजाय मुफाहमती रास्ता इख्तियार करने की कोशिश भी की, जिनके बकौल इमरान खान ने भी कहा है कि वो फैसला साजों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुक़तदरा को सियासत से बाज रहने का मशवरा भी दिया, लेकिन दूसरे ही सांस में उन्होंने उन्हीं से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया। इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की यह ख्वाहिश इसलिए भी पूरी होना मुश्किल है क्योंकि मुक़तदरा पहले भी और बार बार ये बावर करवा चुकी है कि सियासी जमातों को आपस में बात करनी होगी। अहम बात यह है कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से तहरीक इंसाफ के इस मुबहम ऐलान से मुतालिक जहां सियासी पंडित सवालात उठा रहे हैं, वहां पार्टी के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा की PTI के इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत पर सहाफ़ी के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने उनकी अदम मौजूदगी की वजह ज़ाती मसरूफियत को करार दिया। आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई, उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आए, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आएंगे, उनको बुलाया नहीं गया। आलिया हमजा ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए न सिर्फ सलमान अकरम राजा के मौकिफ की तरदीद की, तहरीक के मुबहम ऐलान पर भी सख्त सवालात उठाए। एक्स पर जारी अपने बयान में आलिया हमजा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम इजलास में शिरकत के लिए ना बुलाए जाने पर तनकीद करते हुए कहा कि मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी और ऐसी मसरूफियात थी इनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। उनका मजीद कहना था कि क्या कोई रोशनी डालेगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए किस लाए अमल का कल या आज ऐलान हुआ, तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया। जहाँ अली अमीन की एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली से मुतालिक पार्टी हल्के शक में मुब्तला है, वहाँ हुकूमती रद्द अमल भी कुछ ऐसा ही है। वफाकी हुकूमत हो या पंजाब, दोनों की जानिब से अली अमीन गंडापुर की ललकार को अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करार दिया जा रहा है। आज भी जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो जाली साहब मौला जट बनते हैं, उनके मुंह से जो है वो मौला जट जो है वो अच्छा लगता था, इंटरेस्टिंग लगा। फिर उसके बाद अब मजाक बन गया है कि वो कुछ नहीं है, नहीं बढ़ के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, होता हुआ था आपसे है कख नहीं, और अब भाग जाते हैं दुम दबा के। एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत आपका काम नहीं, आप बैरक्स में चले जाएं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मज़ाकरात तो हमने ना इन्हीं के साथ करने हैं। ये बात तो तय है कि आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है
और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज पे लौटना पड़ेगा जहां से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे। ये बेचारे बढ़के मार सकते हैं, दिन में बढ़के मारते हैं, शाम में पिछले दरवाजों से आके मिलते करते हैं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक सवालात इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि उन पर इल्जाम है कि 26 नवंबर को वो इस्लामाबाद आए और मुजाहिरीन को अचानक अकेला छोड़कर निकल गए, इसलिए ये सवालात उनका पीछा नहीं छोड़ रहे और इस मुतालिक उनसे सवालात होने पर उनका रद्द अमल भी जारहियत पर मबनी दिखाई देता है। अगर आप कारकुनों को दोबारा छोड़ के वापस चले जाएंगे, खुदा हाफिज। क्या इस मतलब आप कारकुनों को छोड़ के वापस नहीं जाएंगे? भाई मेरी बात सुनो एक मिनट, एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं। सबसे आखिरी बंदा डी चौक में बुशा बीबी के साथ मैं था। मैंने खान साहब की बीवी को नहीं छोड़ा, मुझे फख्र है इस बात। कारकुन तो थे ना वहाँ पे, सर कारकुन तो मौजूद थे ना। तुम थे, कारकुन तो थे ना तुम सर। थे। आपको लगता है कि आपने गलत किया? ना, आपने गलत नहीं किया। आपने कारकुनों को वहाँ पे अकेला छोड़ के आपने ठीक किया। ओ भाई मैंने छोड़ा ही नहीं है, सबसे आखिर तक मैं खड़ा रहा हूँ। फिर आप असेंबली में कैसे पहुँच गए? आपने मैं उसके पहुंचा। यार तुम क्या सवाल कर रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो? इत्तेमाद करेगी मेरे पे अवाम का शुक्र है, एतमाद है और रहेगा। आप जिसके कहने पे सवाल कर रहे हो ना, कहने पे नहीं, आप फिक्स मैच नहीं खेलते। आप खेलते हो, आप फिक्स मैच आपको जिसने कहा है ना फोन करके मोबाइल में जी सवाल करना। जी देखिए सर, हमारा काम तो सवाल करना है। अली अमीन गंडापुर की बज़ाहिर जारहियत और झंझलाहट की एक वजह खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होने वाली वो सियासी सूरत हाल है जिसने उनकी अपनी वज़ारत आला के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। 21 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट इलेक्शन से मुतालिक पीटीआई मुखालिफ सियासी गठजोड़ की खबरें हैं और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लाई जाने से मुतालिक भी कयास आराइयां की जा रही हैं। फिलहाल तो जमीयत उलमा इस्लाम केपी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने से इंकारी है, जिसका इजहार गुज़िश्ता रोज हमारे शो में सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला ने किया है। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी कह चुकी है कि उसको दिलचस्पी नहीं है हुकूमत की तब्दीली में कि मैं यहाँ तक आगे जाऊँ। ये वाज़ेह है कि आप किसी अदम एतमाद कैसा नहीं बनेंगे। मैं इतना आगे जाऊँ कि पीटीआई के अंदर में से लोगों को अलग करके ताकि गंडापुर को हम गिरा दें, इतना आगे अभी तक हमारे जाने का कोई फैसला नहीं है। JUI का किसी भी किस्म की तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है, फिलहाल नहीं है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम तहरीक इंसाफ को इतना आसान रास्ता देने को तैयार नहीं, जिसकी झलक गुज़िश्ता रोज मौलाना के उस मुतालबे की सूरत में देखी जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी हतमी इकदाम से बचने के लिए एक ऑप्शन जरूर दिया, लेकिन वो भी अली अमीन गंडापुर की कुर्बानी का, जिसके जवाब में अली अमीन गंडापुर ने उल्टा मौलाना को फॉर्म 47 की पैदावार करार देते हुए खुद को बदलने का मशवरा दिया है। मौलाना फजल रहमान का इस वक्त 1 MNA और 2 MPA, इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी सारे फॉर्म 47 है। और ये वाले जो 2 बता रहा हूँ, अगर 2 और 1 मानता हूँ तो बाकी क्यों नहीं मानता? ये खुद फॉर्म 47 पे है, वहाँ बलूचिस्तान में जाके चेक करो, बलूचिस्तान में चेक करो। इसका उम्मीदवार इसको 13,000 से शिकस्त दे चुका है। ये फॉर्म 47 में वहाँ से आया हुआ है। मेरे खिलाफ इसने आधे वोट लिए हैं ना, उसमें भी आधे के आधे थे, बाकी 2 नंबर वोट है। ये कहानियां सुना रहे हैं बैंडेड की, आवाम ने इसको मुसरत किया हुआ है, जमान के जब्त है। मौलाना फजल रहमान अपने अंदर तब्दीली ले आए, कलमा हक पढ़ ले बस। अब भाई मरना भी होता है, सारी उम्र यही काम किया, हर हुकूमत के फायदे लिए, यही साक्ष्य हैं और कहानियां मारी हैं। उसे कहो बस अब मौत करीब है, उम्र ज्यादा है, बीमार भी सुना है, उसे कहो कलमा हक पढ़ लो। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन में वोट टूटने के खदशे के पेश नजर 9 माह की ताखीर से ही सही, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज एक और फैसला किया है और 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 MNAs को पार्टी से निकाल दिया है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिची, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और उस्मान अली को पार्टी से बेदखल कर दिया गया है, जबकि इन 5 में से 2 अरकान को मुस्लिम लीग नून ने अपनी काबीना में भी शामिल कर लिया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। प्राइम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि आज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तहरीक का ऐलान किया है कि आर या पार होगा 90 दिन के बाद, तो ये खान साहब ने तो ये कहा था जेल से कि 5 अगस्त को ये तहरीक जो है वो पीक पर होनी चाहिए, लेकिन गंडापुर साहब ने तो 90 दिन का ऐलान कर दिया, जो जाकर 9 अक्टूबर को ये उनकी डेडलाइन खत्म होगी जाकर। तो ये क्या है, गंडापुर साहब मामलात को बहुत आगे नहीं ले गए? थैंक यू समर। देखिए, अल्टीमेटली जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं वही होंगी, उसी के मुताबिक तहरीक चलेगी और किसी शख्स की प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो उसको चेंज करे। खान साहब ने एक अहकामात के मुताबिक 5 तारीख को ये जो
5 अगस्त को ये तहरीक जो है अपने नुक्ताए अरूज पर होगी। अरूज पर होगी। उसके बाद देखना होगा उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस तहरीक को आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरफ लेके जाना है, क्या डायरेक्शन अडॉप्ट करनी है, और वो डिपेंड भी करेगा आज और 5 अगस्त के बाद उन्होंने जो प्रोग्रेस होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। लेकिन कैटेगोरिकली अल्टीमेटली खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं के मुताबिक तहरीक आगे चलेगी। किसी और का प्रेरोगेटिव है ही नहीं है इसमें किसी किस्म की चेंज करना। तो आप मानते हैं कि जो आज गंडापुर साहब ने ऐलान किया है 90 दिन का, ये खान साहब के ऐलान से उनकी पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखता? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई है, मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या है। मैंने आपको जो इस वक्त लेकिन जो बज़ाहिर ऐलान हुआ है सर, लेकिन जो बज़ाहिर ऐलान हुआ है 90 दिन का, खान साहब ने T20 खेलने का कहा है, गंडापुर साहब जो है वो टेस्ट मैच खेलना चाह रहे हैं। टेस्ट मैच का भी नहीं पता किसी को, पार्टी के अंदर से लोग शक का इजहार कर रहे हैं कि वो भी शायद ड्रॉ हो जाए। तो ये इस पे फिर वो तो मुताबिकत नहीं रखता खान साहब की पॉलिसी से। अल्टीमेटली खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सब प्रोग्राम बनेगा और किसी की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अगर वो कॉन्ट्रावीन करती हैं तो वो उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है उसके ऊपर प्रोग्राम नहीं बनेगा। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस जो है वो हतमी नेचर की होती हैं। तो खान साहब की इंस्ट्रक्शन में तो 5 अगस्त को तहरीक पे पीक करना था, नुक्ता अरूज पर पहुंचना था। गंडापुर साहब के मुताबिक तो जाके तहरीक जो है वो 9 अक्टूबर को नुक्ता अरूज पर पहुंचेगी। तो फिर गंडापुर साहब किससे ले रहे हैं इंस्ट्रक्शन? ये खान साहब की नहीं, समर साहब आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। 5 तारीख को 5 अगस्त को ये नुक्ता अरूज तक पहुंचेगी, उसके बाद भी तो तहरीक चलती है। जी हाँ। नुक्ता अरूज तक क्या होगा? तो शायद खंडापुर साहब के ज़हन में वो बात हो। मेरा ख्याल है मेरी उनसे क्योंकि बात नहीं हुई तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। जी। लेकिन मैं आपको वो बताया जो खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। जी। तो दूसरा ये बताया कि आलिया हमजा ने भी आज पार्टी के अंदर से बड़े सख्त सवाल उठा दिए हैं। पार्टी की जो पंजाब की ऑर्गेनाइजर भी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेंबर भी है, चीफ ऑर्गेनाइजर के साथ साथ उनके बारे में आज सवाल हुआ सलमान अकरम राजा साहब से कि वो क्यों नहीं है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वो कहीं मसरूफ़ थी। तो आलिया हमजा ने उस पर बड़ा सख्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी मुझे अभी पता चला है जनाब कि मैं कहीं मसरूफ़ थी, मुझे अपनी मसरूफियत के बारे में मुझे अभी पता चला है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो कहीं मसरूफ़ नहीं थी, यानी उन्होंने इस तरह का तासुर दिया उसमें। फिर साथ वो ये भी कह रही हैं कि ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए किसी लाए अमल का आज ऐलान होना था, कोई ऐलान हुआ है आज? फिर वो ये भी कह रही है कि तहरीक कहाँ से चलेगी, कैसे चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आ गया? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ इमरान खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक ही है। तो वो तो कुछ और बात कर रही हैं। वो तो गंडापुर साहब के जो आज के ऐलानात थे सलमान अकरम राजा के, उस पर बड़ा खुल के उन्होंने जो है वो आज खुल के उन्होंने उसकी मुखालफत की है। समर साहब, लेट मी कंसीड के इसमें किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बिल्कुल हुई है। ये जो सारा इवेंट था जो कि कल का था, लाहौर का इवेंट था, ये पार्लियामेंटेरियंस का इवेंट था। एज चीफ ऑर्गेनाइजर मेरी अपनी जाती कंटेंशन ये है कि उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो ओवरसाइट है ये क्या है, किसी वजह से वो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जिसकी वजह से उनका ये रिएक्शन जो है वो आया है, और जायज भी है, काफी हद तक जायज भी है। बिल्कुल एक इशू तो चल रहा है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक इशू तो चल रहा है ऑलरेडी, सलमान अकरम राजा साहब और जो यहाँ पे इनके दरमियान काफी ज्यादा सर जंग भी चल रही है आलिया हमजा साहिबा के दरमियान। नहीं, जंग वगैरह कोई नहीं चल रही जी। देखिए मुख्तलिफ आरा होती है, मैं बार बार यही कहता हूं। आलिया हमजा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो फैसले करें उनके बारे में, लेकिन मुख्तलिफ आरा हो सकती है। मेरा ख्याल उनको पावर उनकी कर्टेल कर दी थी सलमान अकरम राजा साहब ने कमेटी बनाकर। नहीं, आलिया हमजा जो है वो फुली इंचार्ज है खान साहब की पर्सनल इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। वही एम्पावर्ड है कि वो एज चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो है वो फैसले करेंगे। वैसे ये जो लंबा टाइम दिया है, आल्दो आपने कहा आपकी बात नहीं हुई गंडापुर साहब से, लेकिन आपकी वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ आपकी सोच इस पर क्या है कि आपकी असेसमेंट क्या है कि ये जो लंबा टाइम दे दिया है 9 अक्टूबर तक का गंडापुर साहब ने, उसमें क्या लग रहा है कि वो इस दौरान कोई मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोई कोशिश हो रही है? यानी ऐसी कोई सोच है कि ऐसी कोई पॉलिसी है कि मुज़ाकरात का कोई रास्ता खुल जाए बीच में बातचीत का, डायलॉग का? देखिए, मुज़ाकरात अगर होने हैं तो उसके लिए 3 महीने इंतजार करने की मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है। मैं बहुत दाई हूँ मुज़ाकरात का। मैं आज भी कहता हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आज होने चाहिए कल की बजाय। लेकिन उसके लिए कोई 3 महीने या 6 महीने इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। एक चूंकि शेड्यूल आ चुका हुआ है, खान साहब ने ऐलान कर दिया हुआ है, उन्होंने अहकाम सादर कर दिए हुए हैं कि 5 अगस्त तक इस तारीख को आपने नुक्ता अरूज तक लेके जाना है, तो वो हम लेके जाएंगे। कल से उसका आगाज हो गया है। अब देखते हैं कि 5 अगस्त तक कहाँ पहुंचते हैं हम। उसके बाद आगे जाने का, किधर जाना है, कैसे जाना है, वो फैसले होंगे डेफिनेटली, और वो भी खान साहब की मुशावरत से होंगे। खान साहब उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देंगे जो भी हैं। यानी इस दौरान अगर बातचीत का दरवाजा खुलता है, कोई ऐसे हालात बनते हैं जो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने तो डेडलाइन दे दी है कि हम करेंगे ये,
उस दौरान अगर रास्ते खुलते हैं मुज़ाकरात के, बातचीत के, तो फिर वो बातचीत की तरफ तहरीक इंसाफ आ सकती है तहरीक को छोड़कर। जी देखिए, हर चीज बदल सकती है। मुज़ाकरात अल्टीमेटली, समर साहब आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ, हर सियासी सोच रखने वाला शख्स जानता है कि अल्टीमेटली तो टेबल के ऊपर बैठकर ही मसाइल जो है उनका हल तलाश करना है। ये कोई मैदान जंग नहीं होता सियासी जमात के लिए कि जी हमने किसी को जेर करना है बजोर शमशीर। तो वो तो होनी होनी है, जब बातचीत होनी होगी लाजमी होगी। लेकिन अगर बातचीत के दरवाजे खुलते हैं, अगर राजी हो जाते हैं सब पार्टीज जो है वो बातचीत करने के ऊपर, तो तहरीक जो है उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर, मुज़ाकरात की जो मेज़ है वो मेज़ शायद वो होगी जो जो आपने पहले छोड़ी थी, आज से चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले। उस पर तो आज तलाल चौधरी ने भी कह दिया है, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को उसी मेज़ पर वापस आना होगा जो मेज़ कुछ अर्सा पहले वो छोड़ कर गए थे। तलाल साहब मैटर नहीं करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को उस लेवल तक लेके जाऊं कि मैं ऐसे लोगों को रिस्पॉन्ड करूं। जब मुज़ाकरात शुरू होंगे आप भी समर देखेंगे, मैं भी देखूंगा कि किसके साथ होते हैं, कैसे होते हैं। हाँ, अगर पॉलिटिकल कैमोफ्लेज करना है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अल्टीमेटली मुज़ाकरात तो पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होने और होने भी चाहिए। बिकॉज मुज़ाकरात उनसे किए जाते हैं जिनके पास ताकत हो, और बाकी अगर उसको एक पॉलिटिकल कैमोफ्लेज देना है तो वो ठीक है। वो फिर जैसा एग्रीमेंट होगा, जैसा फैसला होगा, उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत ही, नून लीग की हुकूमत ही अगर रिप्रेजेंट करे एस्टैब्लिशमेंट को, तो वो भी आपके लिए काबिल कबूल है, अगर वो खुद ना भी है देखिए, मुज़ाकरात के अंदर? मैं जो इसको जो इसको आप कह रहे रिवर्स हो, कर फलाद का लीजिए। वर्ड मैं यूज ये कर रहे हैं कहता आप हूँ, तो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि इसको पॉलिटिकल कैमोफ्लेज किया जाए, इस जो बातचीत है पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अल्टीमेटली एज आई से एंड आई रीइटरेट माई सेल्फ कि बातचीत जो है वो अल्टीमेटली पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट से ही हो। आया वो थ्रू नून लीग के बेशक हो, वो आपके लिए ट्रू काबिल कबूल है। रूलिंग नहीं मैं कहूंगा, एक कैमोफ्लेज है। आज जब कैमोफ्लेज का पॉलिटिकल मतलब है कैमोफ्लेज कि की बात उसमें करें तो फिर यही है ना कि हाँ, उनकी जगह पे नून लीग आके बैठ जाए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ट्रू नहीं, ट्रू का लफ्ज नहीं मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं कहूंगा ठीक है, एक एक इंप्रेशन दिया जा सकता है कि जी ठीक है, इसमें पॉलिटिकल लोगों के साथ डायलॉग हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो पावर है वो उसी के साथ ही बात होगी ना भाई। सही और है। तो किसके साथ बात वैसे होगी? खान इनके साहब पास ने तो है तो ही कुछ नहीं वैसे है खान देने साहब ने तो 4 दिन पहले ट्वीट में कहा था कि अब बातचीत के, मुज़ाकरात के डायलॉग के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब हम तहरीक की तरफ जा रहे हैं। समझ। देखिए, मैंने कहा है कि आज अगर तहरीक तो हमारी शुरू हो गई है, अब इस तहरीक के आगे बढ़ने के साथ साथ अगर पॉसिबिलिटीज जो हैं वो मुज़ाकरात की दोबारा से जागती हैं, तो लाजमी बात है कि एक पोलिटिकल होने पार्टी होने के नाते हम इनकार नहीं करेंगे मुज़ाकरात करने से। उसके हिसाब से हम इसको रिमॉडल कर देंगे तहरीक को, डेफिनेटली। यानी कि तहरीक छोड़कर आप मुज़ाकरात की तरफ आ सकते हैं, ये बड़ी छोड़ने खुशआइन की बात है। बात नहीं है, उसको रिमॉडल कर देंगे, सही है। रिमॉडल कर देंगे। वो देखेंगे कि मुज़ाकरात कैसे ठीक। शुरू होते हैं, कहाँ शुरू होते हैं, कितना वक्त लगता है, उसके हिसाब से हम तहरीक अपनी को रिमॉडल कर देंगे। तो ये जो गंडापुर साहब ने 90 दिन का टाइम दे दिया, ऐसा ना हो कि 90 दिन में उनकी अपनी छुट्टी हो जाए, क्योंकि जाहिर है आगे 8 अगस्त की डेडलाइन है। ये जो जीएचक्यू हमला केस है, उस केस की, उसमें भी वो नॉमिनेटेड भी हैं। फिर दूसरा, केपी के अंदर भी कोई अदम एतमाद की बातें भी हो रही है, मौलाना साहब भी उनके हटाए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो कहीं उनकी अपनी छुट्टी ना हो जाए इस दौरान? कॉन्फिडेंट है कि वो रहेंगे? मैं इस किस्म की स्पेकुलेटिव जर्नलिज्म में नहीं पढ़ता मेरे भाई। आप जानते हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, बहुत सेफ नंबर्स हैं। जिसने कोशिश करनी है हमारी हुकूमत गिराने की कर ले, उसमें कामयाब नहीं होंगे। बाकी जो केसेस चल रहे हैं मेरे भाई, वो तो आपको पता है कि उनके फैसले क्या आ रहे हैं, किस सही है। तरीके से आ रहे हैं, किस प्रेशर के अंडर आ रहे हैं। मैं उनके ऊपर भी कमेंट नहीं करूंगा। वो जब आएंगे तो उस हिसाब से फिर उसके बारे में अपनी हम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी या जिन लीगल जिन स्ट्रैटेजी जिन रिवाइज मौलाना फजल रहमान साहब के के बारे में आप पिछले हफ्ते बड़े कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे थे कि वो फिलहाल किसी ऐसी मूव का ऐसा नहीं बनने जा रहे, कल उन्होंने मुतालबा कर दिया कि गंडापुर साहब को हटा दे, तहरीक साहब खुद ही उन्हें हटा दे, तब्दील कर दे अपने अंदर से ही। उन्होंने ये नहीं कहा कि गंडापुर साहब को हटा दे। उन्होंने कहा जी कि अगर कोई चेंज आएगी तो वो पीटीआई के अंदर से आएगी। तो गंडापुर अब साहब के पीटीआई के हटाने का अंदर से मुतालबा कोई किया चेंज ना, आने वज़ीर के तो फिलहाल गंडापुर साहब ही हैं, वो उन्हीं का नहीं मुतालबा नहीं कर नहीं रहे थे हटाने का। जो उन्होंने कहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जी। पीटीआई के अंदर से आएगी। अब पीटीआई के अंदर से तो अभी तक कोई चेंज नहीं आने का कोई इम्कान नहीं है। तो वो फिर ये है कि इसी हिसाब के ऊपर उनको अपना काम जारी रखना होगा मौलाना साहब को। सर, चेंज से मुराद ज़ाहिर है वो स्पीकर के हटाने का मुतालबा तो कर नहीं रहे, वो तो फिर वज़ीर आला के हटाने का मुतालबा ही कर रहे हैं ना। वो चेंज गंडापुर साहब की है ना, जो भाई मौलाना साहब डिमांड कर रहे हैं। मैं उसको वैसे रीड नहीं कर रहा ना। मैं इसको अभी इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आए, वो मैं 10 तरीके से कर सकता हूँ कि जी अंदर से क्या चेंज आएगी। जी जी। मैंने जैसे कि अर्ज किया है कि किसी चेंज आने का कोई इम्कान नहीं है। तो लेकिन यह है कि ये जो आजकल बात कर रहे हैं गवर्नर केपी कुंडी साहब,
कि जी हमारे पास जितने नंबर पूरे हो गए तो हम अदम एतमाद ले आएंगे। वो आपके जो आज़ाद 34-35 अरकान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, ज़ाहिर है वो इंडिपेंडेंट है, वो एफिलिएटेड तो पीटीआई के साथ है लेकिन वो है इंडिपेंडेंट, उनके ऊपर कोई भी जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग के वाले से डिफेक्शन क्लॉज उन पर नहीं लगती। तो उनको हुकूमत तोड़ने की कोशिश, जो मौजूदा फेडरल की गवर्नमेंट है वहाँ की अपोजिशन है वो तोड़ने की कोशिश करेगी और सेनेट के इंतखाबात में जो है वो नजर आ जाएगा। चूंकि पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम 5 भी नहीं, कोटे की उनकी 4 बनती है, वो कह रहे हैं 5 भी नहीं हम 6 सीटों की कोशिश करेंगे वहाँ लेने की। तो अगर सेनेट में वो आपको अपसेट अगर कर देते हैं, सरप्राइज दे जाते हैं, तो फिर तो गंडापुर साहब का बचना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो ये है कि जी उनके पास नंबर्स है तो फिर इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कल मूव करें ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। नंबर 1 बात चैलेंज है हमारा, उनको करें। नंबर 2, सेनेट के जब इलेक्शंस होंगे तो आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ इंशाल्लाह ताला, उस वक्त फिर एक प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन जाहिर है सेनेट के इंतखाबात में जो 21 को होने जा रहे हैं आज से 8 दिन बाद, तो उसमें वाजे हो जाएगा कि कितने बंदे आपके टूटते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना जी कि आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, फिर मुलाकात कर कॉन्फिडेंट है लेंगे, आप? फिर कॉन्फिडेंट है आपका कोई बंदा भी नहीं टूटेगा केपी के अंदर से? कोई बंदा नहीं टूटेगा जी। इंडिपेंडेंस में से भी नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है वो, सब पीपल्स पीटीआई के बंदे हैं। लेकिन जरा जो स्टेटस है वो आपके 55-56 आपकी वो पार्टी जो से मर्जी एफिलिएटेड हो है, बाकी स्टेटस, कुछ मेरे इंडिपेंडेंट भाई है वो जो कि उनका पीटीआई स्टेटस डिक्लेयर किया गया वहां पे। वो जैसे स्टेटस डिक्लेयर किया गया, जिस प्रेशर के अंदर स्टेटस डिक्लेयर किया गया, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई सही से कमिटेड है वो। अच्छा ये बताएं, 100%। ज़ाहिर असल में मसला ये आ रहा है रऊफ हसन साहब कि आपकी पार्टी में जो सजा जजा का निज़ाम है वो बड़ा स्लो है। 21 अक्टूबर को हुई थी 26वीं आईनी तरमीम जिसमें आपके कुछ बंदे टूटे थे कौमी असम्बली के, डिफेक्शन जहाँ पर हुई थी। तो आज जाकर 9 महीने बाद पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाला है। इससे पहले वो पिछले कई महीनों से जो है वो वजीर भी उनमें से 2 बन चुके हैं और कुछ जो है वो नून लीग ज्वाइन कर चुके हैं। आज आपकी पार्टी को ख्याल है 9 महीने बाद जाके कि इन लोगों को सजा देनी, शायद आप वो सेनेट के कॉन्टेक्स्ट में ही आप कर रहे हैं कि लोगों में जरा डर पैदा किया जाए, लेकिन बड़ी देर कर दी आपने उसमें फैसला साजी में। बिल्कुल देर कर दी है समर, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, ये फैसले बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, बहुत पहले इंप्लीमेंट हो जाने चाहिए थे, इसमें देर लगी है। वो हमारे कुछ अपने इंटरनल कमजोरियां हैं जिसकी वजह से कुछ लोग अवेलेबल नहीं थे, जिनके जो जो मेंबर्स थे कमेटी के, इसलिए कमेटी की मीटिंग्स नहीं हो सकी। लेकिन हर सूरत हमें ऑल्टरनेट तलाश करने चाहिए थे, क्योंकि ये मामला, ऐसे मामला इतनी देर तक लटकाए नहीं जाने चाहिए, इसको पहले से एक्सिक्यूट हो जाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी थे रऊफ हसन साहब के जो असेंबली में उस शाम आए थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाला था, लेकिन पार्टी को पता लग गया था कौन कौन से लोग हैं जो पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ वो असेंबली में पहुंच गए हैं। ज़ाहिर उनकी वोट की जरूरत गवर्नमेंट को नहीं पड़ी, वो वोट नहीं डाला गया। तो उनके बारे में पार्टी अभी तक इनडिसाइसिव है कि उनके खिलाफ एक्शन होगा, नहीं होगा, कब होगा? देखिए, चूंकि उन्होंने वोट अपना कास्ट नहीं किया था तो इसलिए टेक्निकली वो गिल्टी नहीं है, लेकिन उनके बारे में जो पार्टी ने फैसला करना है वो खान साहब की हिदायत मुताबिक जब भी वो कहेंगे किया जाएगा। उनके खिलाफ ऐसा कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। सही हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताएगा कि अब जो तहरीक के वाले से आपका लायामल है, इस मतबा ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि आपकी पार्टी वो नताइज हासिल कर लेगी जो इससे पहले आप हासिल नहीं कर सके? और इसमें क्या कासिम और सुलेमान के हवाले से वो एक सरप्राइज फैक्टर आपको लग रहा है कि वो एक पुल फैक्टर होगा कि आपके लोग निकलेंगे और जो आपके अहदाफ है खान साहब की राय समेत वो आप हासिल कर लेंगे? देखिए, इस तहरीक जो है ये बहुत मुख्तलिफ है जो पहली हमारी प्रोटेस्ट मूवमेंट हुई है उनसे। पहले हम लोग किसी एक जगह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते थे, लाहौर में कर लिया, संजानी पे कर लिया, डी चौक में कर लिया, 26 नंबर चुंगी के ऊपर कर लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन और एक जगह जो है वो हम मुतय्यन की जाती थी कि यहाँ लोगों का कट होना है और यहाँ हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब पूरा मुल्क जो है वो हमारी हमारा उसके ऊपर मुहित होगी। ये जो हमारी पब्लिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, पुरअमन पब्लिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, ये पूरे मुल्क के ऊपर मुहित होगी, किसी एक जगह के ऊपर नहीं होगी। ये जो हमारा ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो हमारी तंजीमें हैं वो इसका आगाज करेंगी और फिर वो ग्रेजुअली ऊपर मूव करेगा टू तहसील एंड टू डिस्ट्रिक्ट एंड टू प्रोविंशियल लेवल्स। तो ये इस तरीके से जो लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे और ये मुख्तलिफ शेप्स में होएगी, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होंगे। हम उसके बारे में अभी बात नहीं कर सकते हैं। सो ये कुलियतन डिफरेंट है उन प्रोटेस्ट से जो कि अब तक पीटीआई ने की हैं पिछले 6, 7, 8, 10 महीनों में। बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से ये स्ट्रेंथ पकड़ेगी, ताकत पकड़ेगी और उभरेगी और बढ़ेगी और एक्सपैंड करेगी। और क्या होगा इसमें? आप मुल्क बंद करेंगे सारा या बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ, फिर एक मार्च होगा, क्या होगा कि जिससे आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट को आप इतना मजबूर कर देंगे कि वो आपके मुतालबात मानने पे रजामंद हो जाए? ये कॉन्स्टेंटली जी ये इवॉल्व होगी ये तहरीक, डिपेंडिंग ऑन के क्या रिजल्ट्स अचीव होते हैं उसकी बेसिस के ऊपर इसको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व किया जाएगा, रीमॉडल किया जाएगा, आगे बढ़ाने के लिए देखा जाएगा कि क्या बेहतरीन जो है वो रास्ते हमारे पास। ये हम
पैचेस में इसके बारे में फैसला करते रहेंगे, 3 दिन या 4 दिन, एक हफ्ता, दैट काइंड ऑफ थिंग, सो हम देखते रहेंगे कि कहाँ हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलती है, फिर उसके हिसाब से इस तहरीक के खतोखाल जो है उनको भी बदलता जाता रहेगा। सो कोई चीज जो है वो डेफिनेटिव नहीं होगी, बल्कि ये रीशेप होती इवॉल्व होती रहेगी रहेगी हालात को देखते हुए। तो ये बताया कि खान साहब के बेटों के वाले से कोई हतमी फैसला हुआ है कि वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे इस तहरीक में हिस्सा लेने के लिए? वो आ रहे हैं जी, सुलेमान और कासिम आ रहे हैं और वो पार्टिसिपेट करेंगे इस मूवमेंट में? सिर्फ खान साहब से मुलाकात के लिए नहीं आ रहे बल्कि इस तहरीक का हिस्सा भी बनेंगे? खान साहब की रिहाई की तहरीक का हिस्सा बनेंगे जी वो, बिल्कुल और सही क्या कहा। तय पाया है उनके बारे में? दो मुख्तलिफ आरा थी पार्टी के अंदर। एक राय ये थी कि वो लाहौर में लैंड करें, दूसरी राय ये थी कि लाहौर में गिरफ्तारी का खदशा है, उन्हें पेशावर में लैंड करना चाहिए जहाँ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। इस बारे में कुछ तय पाया है? ये फैसला होगा जी, सारों को पता चल जाएगा जब उनका फाइनल उनका जो डेट ऑफ अराइवल है वो फाइनलाइज होती है, तो उस हिसाब से पता चल जाएगा जी, अनाउंस कर देंगे हम लोग कि वो कहाँ आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद अराइव करेंगे। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली इस्लामाबाद आएंगे। तो कोई ऐसा प्लान आपने बनाया है कि उनकी गिरफ्तारी ना हो? चूंकि हुकूमत की तरफ से तो इस तरह के बयानात आ रहे हैं वज़रा के कि उन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट भी किया जा सकता है अगर वो किसी तहरीक का ऐसा बनने की कोशिश करते हैं तो? ये हम ऐसा प्लान अगर हमारे पास है भी है कोई ऐसा प्लान, तो मेरा ख्याल वो हम पब्लिक डोमेन में उसको ऑब्वियसली स्टेट नहीं बताएंगे नहीं, करेंगे। वो लेकिन हम कोई पार्टी प्लानिंग आपने की है कि उन्हें गिरफ्तारी से बचाना कैसे है? वो हम पब्लिक डोमेन में उसकी कोई उसकी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे जी। वो ठीक है, पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, वो हमने जो फैसले करने हैं वो कर रहे हैं और वो कर लेंगे। उनके आने से पहले पहले सब कुछ अपनी जगह के ऊपर फर्म अप हो जाएगा। सही है, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की, जिनका कहना है कि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब के बेटों कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान आना है। वो पाकिस्तान आएंगे भी, तहरीक का हिस्सा भी बनेंगे और इम्कान इस बात का है कि वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। प्राइम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से कि जो तब्दीली की बात कर रहे हैं उनके पास नंबर्स एग्जैक्टली कितने हैं, अपोजिशन के पास जो है तहरीक इंसाफ के कितने लोगों को अपोजिशन वहाँ की तोड़ पाई है, चूँकि वो अपने कोटे से ज़्यादा सीटें सेनेट के इलेक्शन में विन करने की बातें कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के कितने लोग अब तक वो तोड़ पाए हैं, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज अली बिन गनापुर ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उनके अपने सूबे के अंदर उनके खिलाफ भी एक तहरीक पनप रही है। वो तहरीक है अदम एतमाद की, जिस पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो कह रहे हैं जितने नंबर पूरे हो गए ये तहरीक वो जो है ले आएंगे गंडापुर साहब को हटाने के हवाले से। जबकि एक अहम डेवलपमेंट कार मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी हुई कि जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि तहरीक के साहब अपने अंदर से ही तब्दीली ले आए, यानी गंडापुर साहब को हटाकर किसी और को अपनी पार्टी से ही वज़ीर आला बना दे। मौलाना फजल रहमान साहब इससे पहले केपी में किसी भी तब्दीली के हक़ में नहीं रहे, लेकिन ये पहली मरतबा उनकी जानिब से इस तरह का बयान आया है। तो एग्जैक्टली अपोजिशन के पास नंबर हैं कितने, चुके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट अरकान हैं 34-35 के करीब, उन पर अपोजिशन की नज़र है कि उनमें से किसी को तोड़ा जाए। अगर वो टूटते भी हैं तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज चूँकि नहीं लगती, तो उन्हें तोड़ने की कोशिश हो रही है, ना सिर्फ अदम एतमाद के लिए बल्कि उससे पहले जो 21 तारीख को सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं केपी के अंदर, उसमें भी ये 34-35 अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये बड़ा की रोल प्ले कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इनमें से कितने अरकान को तोड़ पाई है अब तक बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आज गंडापुर साहब ने तो तहरीक का ऐलान कर दिया, वो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर आर होगा या पार, या आप नहीं होंगे या हम नहीं होंगे, तो फिर 90 दिन के बाद कौन नहीं होगा, आप नहीं होंगे या वो नहीं होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पहले तो बता दें कि सियासी बयान था या सेंसस में था या नहीं था, क्योंकि माजी में बहुत से ऐसे बयान दिए हैं जिस पे फिर वो पूरा नहीं उतरते। अब आपसे कुछ अर्सा पहले बजट सेशन था और उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक मैं कैदी नंबर 420 से मुलाकात नहीं करूँगा उस वक्त मैं बजट पास नहीं करूँगा। 804 और अगले दिन कह दिया कि गवर्नर हाउस में मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। अब आप मुझे बताएं, आपने पार्लियामेंट भी कवर किए, आप टीवी प्रोग्राम भी करते हैं, अगर कोई भी हुकूमत 30 जून तक बजट पास नहीं करती तो जुलाई में क्या पोजीशन होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। तो अगर इसकी मुलाकात ना होती और हुई भी नहीं इनकी मुलाकात, और आज जुलाई की कौन सी तारीख आ गई है, तो मतलब ये है कि फिर ये तो फाइनेंशियल साजिश किस चीज़ थी? तो मैंने पहले ही कहा था कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को ये ज़बा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो करप्शन भी होती है, कमाइयाँ भी यहीं से करते हैं। अब आज जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि या आर या पार, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से हम तो होंगे, तो ये अपना बंदोबस्त कर इन्होंने क्या करना है। तो फिर गंडापुर साहब को किस तरह से निकाला जाएगा? एक तो 8 अगस्त तक की डेडलाइन है जो जेएचक्यू हमला केस के वाले से
उसमें आपको गंडापुर साहब नायल होते हुए दिखाई दे रहे हैं या अदम एतमाद के जरिए उन्हें वोट आउट किया जाएगा? देखें, पहली स्टेटमेंट तो उनकी अपनी है ना कि आर्या पार में तो नहीं दिया, तो उन्होंने दिए, तो इसलिए मैंने कहा वो अपना बंदोबस्त कर लें। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता कि उसमें अदालत क्या फ़ैसला करेगी, क्या फ़ैसला नहीं करेगी, वो तो अदालत ने फ़ैसला करना है। जहाँ तक वोट आउट की बात है, तो मैंने पहले दिन से ही कहा है कि जिस दिन भी अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा होगा, हमें जमहूरी हक़ है, हमारा अपोजिशन का जमहूरी हक़ है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। इनके पास भी अगर किसी असम्बली में वोट ज़्यादा होते हैं तो ये भी ला सकते हैं। तो हम इंतज़ार में, जिस दिन हमारे नंबर गेम पूरी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम ले आएंगे, और इसकी रिहर्सल जो है वो मैं समझता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में हो जानी चाहिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब, जिन पे आप ही बैंक कर रहे होंगे, जाहिर है जब आप नंबर्स की बात करते हैं तो वो तो कल बड़ा वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी अदम एतमाद को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदर से कोई तब्दीली लाए, वो तो किसी अदम एतमाद को सपोर्ट करने जा ही नहीं रहे। तो आपकी जो उनसे मुलाकात हुई थी परसों, खुर्शीद शाह साहब के साथ आप गए थे उनके पास, तो क्या बात हुई थी आपकी मौलाना फजल रहमान साहब से इस बारे में? देखिए, मौलाना साहब से मेरी मुलाकात में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हालात के ऊपर डिस्कशन हुई। जिस तरीके से इस हुकूमत ने जो है अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले किया हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे करप्शन, लूट मार हो रही है, नौकरियाँ बिक रही हैं, कमीशनें जो हैं वो ठेकों पे ली जा रही हैं, कोई बग़ैर पैसों पे कोई चीज़ नहीं हो रही, उस हवाले से जो है उसके ऊपर डिस्कशन हुई। सेनेट के इलेक्शन के ऊपर हमने तबादला ख्याल किया। जहाँ तक अदम एतमाद की बात है, जिस दिन हम समझेंगे कि हमारे साथ नंबर गेम पूरे है, फिर हम मौलाना साहब से उस पर रुजू करेंगे। आपने माजी में भी देखा जब PTI की हुकूमत को हमने गिराया था और हमने एक लॉन्ग मार्च किया था कराची इस्लामाबाद तक, और फिर हमने अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी, जिसमें हमें उस वक्त की PDM की जमातों ने फिर सपोर्ट किया था। हम तो उस वक्त PDM में नहीं थे, PMLN ने भी सपोर्ट किया और मौलाना साहब ने भी सपोर्ट किया, बाकी जमातों ने भी सपोर्ट किया। तो जब हम देखेंगे कि हमारे नंबर गेम पूरी होती है, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन जो है मैं समझता हूँ कि बेंच मार्क है। सेनेट के इलेक्शन में इंशाल्लाह पहले तो मैं आपके प्रोग्राम से हुकूमत को ऑफ़र करता हूँ कि अपोजिशन की 5 सेनेट की सीटें बनती हैं, अगर वो हमें 5 सीटें दे देते हैं, बैठ जाते हैं, हम समझते हैं कि हाउस रीडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। माजी में जब हमारी हुकूमत थी तो हमने भी इसी तरीके से सीटों की तकसीम की थी, हर पार्टी की जितना हक बनता था हमने उनको दी। लेकिन कुंडी साहब, ये आपकी 5 सीटें कैसे बनती है? नंबर गेम के हिसाब से तो अपोजिशन की 4 सीटें बनती हैं, 7 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ की बनती हैं 11 में से, तो ये आप 5 सीटों की बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, 3 हमारी जनरल बनती हैं, एक टेक्नोक्रेट की बनती है, एक जो है वो ख़वातीन की बनती है। और हुकूमत हमारे साथ बैठ जाती है 5 सीटें दे तो ठीक है, वरना फिर हम 6ठी सीट के लिए भी मेहनत करेंगे, फिर शायद हम कोशिश करेंगे हम 6 सीटें निकालें। मगर ये कैसे मुमकिन होगा कुंडी साहब? मेहनत से क्या मुराद आपकी? नंबर गेम आपकी वहां पर है नहीं, तो क्या वहां पर वोट खरीदने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? ऑलरेडी खैबर से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP ने ये कहा भी, इल्ज़ाम भी लगाया कि मुझे ऑफर हुई है 20 करोड़ रुपए की, मेरे पास वो कह रहे हैं कि वॉइस नोट्स हैं, मुलाकातों के CCTV फुटेज, सबूत उनके पास मौजूद है, तो आप लोग फिर वोट खरीदने जा रहे हैं सूबे के अंदर? यार, वो मैंने देखा है, इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा ढोंग जो है, जो कहते पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र किया है। क्या पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र किया है? किस चीज़ की ऑफ़र की है? और जो है ना, अल्लाह ताला से माफ़ी है, 20 कह रहे हैं, इस शख्स को अगर 2 करोड़ की भी ऑफ़र हुई पता नहीं उल्टा लटका हुआ होता। लेकिन जो भी है, ये उन्होंने अपने MPs को डराने के लिए एक ड्रामा किया था, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारी 5 सीटें आप आज हिसाब लगाएं, 52 MPs बनते हैं अपोजिशन के। अगर अपोजिशन सारी इकट्ठी होती है तो हम 5 सीटें इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि इस वक्त देखें 19 सीटें मौलाना साहब के साथ है, जिस पे जनरल की सीट निकल सकती है। 18 से 19 सीटें जो हैं वो PMLN के पास हैं, उनकी सीट निकल सकती है जनरल में। 11 सीटें हमारे पास हैं, 3 ANP के हैं, 3 PTI पार्लियामेंटेरियंस के हैं, 1 आज़ाद अपोजिशन का है, तो 7 सीटें ये हैं। तो हम भी जाके 18 को वो जो है 18 को हम टच कर रहे हैं। उधर भी हमें जो है ना 18-19 पे सीट निकलती है। टेक्नोक्रेट और ख़वातीन के लिए में 48.5 वोट चाहिए, जो कि हम कहते हैं कि 49 सीटों पे जो है बन जाता है, और हमारे पास 52 सीटें हैं, तो एक टेक्नोक्रेट और एक खातून भी हम निकाल सकते हैं, तो ये हो गए 5। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए अच्छा मौका है कि अपोजिशन के साथ बैठ कर बिला मुकाबला 5 सीटें हमें दे दें, ये अपनी सीटें निकाल लें। अगर नहीं होगा तो फिर हम देखते हैं 6ठी सीट के लिए फिर हमें जो 30-35 MPs आज़ाद हैं उनसे फिर रब्ता करना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी को या अपोजिशन को आप वोट करें ताकि हम 6 सीटें निकाल सकें। वो किसी के इस वक्त जो है 30 से 35 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। लेकिन वो जो 30-35 जिन्हें आप इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, वो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा मानते हैं,
तो उनके बारे में फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है? अल्दो उनके ऊपर कोई डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती, आप उन्हें तोड़ने की कोशिश करें, आप उन्हें तोड़ भी सकते हैं, पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन कितने बंदे उनमें से जो आपके साथ राब्ते में हैं, जो आना चाह रहे हैं आपकी तरफ? देखिए वो तो बैठे होते हैं ना, लेकिन उनसे अंदरूनी बात पूछें कि आपका क्या हाल है, तो उनको पता है कि उनका जो इस हुकूमत के मुतल्लिक और इनके मुतल्लिक जो बयानात हैं, आज तक कोई उनको पूछ नहीं रहा था। सेनेट का इलेक्शन है तो 27 पार्लिमानी सेक्रेटरी एक ही रात में बन गए। MPs को बार बार जो है वो बुलाया जाता है, घंटे घंटे उनसे मीटिंग की जाती है। पहले MPs को पूछना नहीं था। कम अज़ कम हमने ये कर दिया है कि MPA को इज़्ज़त दिलवाना शुरू कर दिया कि MPA की कैसी इज़्ज़त होती है, क्या किया जाता है, तो वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो पार्लिमानी पार्टी तो मैटर है, लेकिन अगर आप उनके साथ आप भी बैठ जाएँ उनके साथ, अगर आप कोई जानने वाले हों तो उनसे आप पूछें कि उनका क्या हाल है, तो आपको दिल का हाल जब वो बताएंगे तो फिर आपको पता होगा कि पार्लिमानी पार्टी में क्यों बैठते हैं। लेकिन कोड़ी साहब, जिनके बारे में आप पूरे एतमाद है कि वो तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपके इल्म में या आपकी किसी से बात हुई हो, कितने ऐसे लोग हैं जो कि छोड़ना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ को? ये तो वक्त पे बात करेंगे ना, अभी मैं आपको अभी से बता दूं, अभी तो इलेक्शन दूर है, जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। चले आप एग्जैक्ट नंबर ना बताएं, कोई मिनिमम नंबर बता दें कि 10 हैं, 12 हैं मिनिमम जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ छोड़ना चाह रहे हैं, या वो आपसे राब्ते में है, या वो आना चाह रहे हैं आपकी इत्तलात के मुताबिक। भाईजान मैंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम एक और सेंटर निकालें, तो सेंटर तो 19 मेंबर पे बनेगा, तो मैंने कहा हम कोशिश करेंगे। अभी तक मैं यकीन से नहीं कह रहा हूँ, कोशिश करना तो अभी तो काफ़ी दिन है। अगर 21 को इलेक्शन होता है तो अभी काफ़ी दिन है, उसके अंदर इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। ज़ाहिर है वो कोशिश जो है वो तो फिर वोट खरीद कर ही हो सकती है, बाकी तो कोई तरीका वहाँ पे है नहीं उस कोशिश का कि लोग इंडिपेंडेंटली जो है वो आके फैसला करें। अच्छा ये बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम के बारे से भी काफ़ी बातें चल रही हैं, काफ़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं, और अब तो ये बात भी हो रही है कि शायद फाटा को दोबारा विफाक के कंट्रोल में लाने के लिए भी कोई ये तरमीम आ रही है। तो एक कमेटी भी ऑलरेडी बनी है फाटा के वाले से, आप ही उसका हिस्सा हैं, तो ये क्या होने जा रहा है फाटा के वाले से? वाक़तन इसे KP से अलग करके विफाक में लाने के वाले से कोई फैसला हो रहा है या मुशावरत हो रही है? देखिए अभी तक तो पता नहीं है कि 27वीं तरमीम कब आनी, लेकिन 27वीं तरमीम तो आनी है, आज नहीं कल, साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आईनी तरमीम होगी तो 27वीं होगी। 26वीं के बाद 27वीं होगी। उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ। तो सिर्फ जिरगे के लिए कमेटी बनी है कि जिरगे की जो है वो फॉर्मेशन, जो पहले फाटा में जिरगा होता था, मर्ज जिसमें में जिरगा था, उसकी रिवाइवल के लिए कमेटी बनी है, उसका मैं ख़ुद भी मेंबर हूँ। एज सच रिवाइवल ऑफ फाटा पे कोई उस पर बात भी नहीं हुई है, और एज सच हमारे साथ या मेरी पार्टी के साथ मुझसे इस इशू पे कोई रब्ता नहीं हुआ कि रिवाइवल ऑफ फाटा। यानी ये जो चैमगोइयाँ हैं मुख्तलिफ चल रही है कि कयास आराइयाँ के फाटा को विफाक के कंट्रोल में लाने के वाले से कोई हो रही है मुशावरत, तो ऐसी कोई मुशावरत किसी लेवल पर अभी नहीं हुई है? कम अज़ कम मेरे साथ कम अज़ कम नहीं हुई, ना मेरी जमात के साथ हुई है। तो ये बताएं कि फजलुर रहमान साहब तो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। कल हमारे प्रोग्राम में हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने बड़ी खुलकर बात की है, उन्होंने कहा ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा अदम एतमाद के वाले से। वो तो कहते हैं कि PTI अपने अंदर से गंडापुर साहब को टारगेट करे, बाकी हम इस तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वो जो आप अदम एतमाद की बात आपने पहले भी की, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए वो तो डिमांड JUI कर सकती है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक तो JUI और PTI आपस में जो है वो एक सियासी इत्तेहाद और डायलॉग्स के हवाले से बातचीत कर रहे थे। तो मैंने तो नहीं कहा कि मैं दमदमात की तहरीक लेके आ रहे हैं। जब हमारी तैयारी हो जाएगी और जब हम समझेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, फिर हम मौलाना साहब के साथ भी और बाकी जमात के साथ भी बैठेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, तो फिर उसके बाद होगी। आज तक तो अगर हाफिज़ अब्दुल्ला ने जो बात की है ठीक ही है, हमने अदम एतमाद पे उनके साथ कोई मशावरत की नहीं है। हम जब समझेंगे कि हमारे साथ मेंबर्स पूरे हैं और इनकी सपोर्ट अब हमारे पास आ जाए और हम ये अदम एतमाद कर सकते हैं, तो फिर जाकर हम उनसे बात। साहब ज़ाहिर वफाक के नुमाइंदे हैं, उस वफाक के जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ एक बड़ी मूवमेंट शुरू करने जा रही है। कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने की बात हो रही है, खान साहब के बेटों की। कुछ देर पहले रऊफ़ हसन साहब कह रहे थे कि वो पाकिस्तान आएंगे भी, तहरीक का हिस्सा भी बनेंगे। तो वफाकी हुकूमत तो काफ़ी ज़्यादा जो उस पर बयानात दे रही है, डरा रही है कि अगर वो आए तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये जो हाइप है कासिम और सुलेमान के मामले में, ये हुकूमत ने खुद नहीं दे दी। देखिए बिल्कुल, अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं बिल्कुल आएँ, और अच्छी बात है, ये जलसे जुलूसों को लीड करें। पराए बच्चों को तो ये डंडे पड़वा रहे हैं, जेलों में भी डलवा रहे हैं, अजियत भी दिलवा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी करवाएं। मुझे नहीं पता कि उनकी पाकिस्तानी शहरियत है या नहीं है। अगर उनकी पाकिस्तान UK की शहरियत है, तो अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं जो कि पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है, तो डेफिनेटली उनको जो है उसी कानूनी उस पर जो है उससे उनके साथ निपटा जाएगा। अब ये कोई नहीं है कि वो कोई ऊपर से उतरे हुए हैं और वो लंदन से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता या अनटचेबल हैं। अगर वो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे
तो जो कानून में जिसकी सज़ा है या कानून में जो चीज़ है उसके साथ उनके साथ उसी तरीके से निपटा जाएगा। अगर उन्होंने ऐसी वायलेशन की जिसमें गिरफ़्तारी आती है तो उसमें गिरफ़्तारी भी हो सकती है, कोई दो राय नहीं है, गिरफ़्तारी नहीं होगी। अगर गलत काम करेंगे तो बिल्कुल उसका गिरफ़्तारी भी होगी। अच्छा, एक सवाल आपसे, आपकी पार्टी के हवाले से पिछले दिनों कुछ खबरें चली, खबरें आई कि पीपल्स पार्टी शायद वफाकी काबीना का और पंजाब में हुकूमत का हिस्सा बन जाए। इस पर पीपल्स पार्टी ने उन खबरों की तरदीद कर दी थी कि यह खबरें गलत हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा मज़ीद वजाहत इस पर आ जाए कि क्या पीपल्स पार्टी फ़िलहाल काबीना का मरकज़ और पंजाब में हिस्सा नहीं बनने जा रही, या मुस्तकबिल में भी आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है? तो इसे आप रूल आउट कर रहे हैं कि आइंदा भी हम बिल्कुल किसी किस्म का ऐसा कोई हमारा फैसला नहीं है कि हम कंसिडरेशन नहीं है कि हम काबीना का हिस्सा बनेंगे, या फ़िलहाल ऐसा है कि अभी आप नहीं बन रहे? देखिए, फ़िलहाल तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने फैसला किया था कि हमने काबीना का हिस्सा नहीं बनना, वफाक में भी और पंजाब में भी। एज सच अभी तक कोई ऐसी जो है वो संजीदा ऑफ़र पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को नहीं आई है। अगर कोई फ्यूचर में आएगी तो उसमें भी CC और हमारी जो है कोर कमेटी डिसाइड करेगी। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसमें कोई ना हमारी गौर खौस हो रहा है, ना में कोई ऑफ़र ऐसी हुई है, ना हमारा कोई इरादा है ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया फैसल करीम खुंडी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की, जिनका कहना है कि एक तो सेनेट के इंतखाबात में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 सीटें खुद रखे, 5 सीटें अपोजिशन को दे, इस पर तहरीक इंसाफ अगर राज़ी नहीं होती इस फार्मूले पर, हालांकि जो मेरी कैलकुलेशन है उसमें तो 7 सीटें बनती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 4 अपोजिशन की बनती है, लेकिन खुंडी साहब मज़ीद है कि 5 बन रही है अपोजिशन की यहाँ पर, बल्कि वो कह रहे हैं कि 6 सीटें भी हम ले सकते हैं, कोशिश करेंगे तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को तोड़ने की। प्रोग्राम में इसी पर एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे गजा की सूरत हाल की जो तेज़ी के साथ बिगड़ रही है, अमन की जो उम्मीदें थी वो टूट रही हैं, हो क्या रहा है, एहतजाज हो रहे हैं बड़े बड़े, किस तरह ये सूरत हाल जाएगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज गजा पर इसराइली सफाकियत और बर्बरियत का 647वां दिन था और आज भी गजा वासियों पर बमबारी और हमले जारी रहे, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 29 फलस्तीनी शहीद हुए। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया है कि इसराइली फ़िज़ाई हमलों में आज शहीद होने वाले 29 फलस्तीनियों में 10 अफराद पानी की तकसीम के एक मुकाम के करीब मारे गए। गुज़िश्ता रोज़ गजा में 110 फलस्तीनी शहीद हुए थे, जिनमें 34 अफराद खुराक की इमदाद के इंतजार में अमरीकी और इसराइली इमदादी तंजीम के दफ्तर के पास मौजूद थे। गजा में ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली अफवाज ने किसी वार्निंग के बगैर रफा के इलाके अशकोश में वाक़ इमदादी मरकज के बाहर खड़े लोगों पर फायरिंग कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इन मराकज़ को मौत के कुएं और इंसानी ज़बा खाने करार दे चुकी हैं। गजा में डॉक्टरों के मुताबिक मई के आखिर से अब तक अमरीकी इसराइली तंजीम के मराकज़ पर हमलों में 850 से जायद फलस्तीनी शहीद और 5000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जंग ने अब तक कम अज कम 57,882 अफराद को शहीद और 1,38,095 को जख्मी किया है। गजा की हुकूमत के मीडिया ऑफिस के मुताबिक अब तक 67 बच्चे गजाई किल्लत से जामहक हो चुके हैं, जबकि 6,50,000 बच्चे आइंदा हफ्तों में शदीद गजाई किल्लत के खतरे से दो चार हैं। एक तरफ गजा में आग बरसाई जा रही है, भूख और अफलास गालिब है, तो दूसरी जानिब इस जंग को बंद करवाने की कोशिशें भी नाकाम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कतर में जारी जंग बंदी मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। फलस्तीनी ज़राए के मुताबिक हमास ने इसराइल की मुजवज़ा इनखला की नक्शाबंदी को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि उसमें गजा का 40% इलाका बशमूल रफा और शुमाली और मशरक़ी हिस्से इसराइली कब्जे में रखे गए हैं। गो के दुनिया और आलमी ताकतें तो इस जंग को रुकवाने के लिए या तो खामोश तमाशाई बनी हुई है या फिर मुजरिमाना गफलत का शिकार है। ताहम खुशाइंद बात यह है कि अब मगरबी दुनिया में और खुद इसराइल में भी नेतन्याहू मुखालिफ आवाज़ों में तेज़ी आ रही है और फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। बरतानिया के दर्जनों अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया है। बरतानिया की लेबर पार्टी के तकरीबन 60 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को खत लिखकर इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर जनूबी इलाके रफा के एक कैंप में मुंतकिल करने के मनसूबे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे, बसूरत दीगर दो रियासती हल के लिए उसकी हिमायत गैर मौसर हो जाएगी। उन्होंने फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी अनरवा की इमदाद जारी रखने पर भी जोर दिया, ताकि फ़लस्तीनियों तक इंसानी इमदाद और दीगर ज़रूरी सहूलियात पहुँचती रहें। जहाँ बरतानी हुकूमत पर पार्लिमानी सतह से दबाव बढ़ रहा है, वहाँ फ़लस्तीन के मामले पर अवामी मुज़ामत भी जन्म ले रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ लंदन की सड़कों पर
मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने दिखाई दिए। बरतानिया में हफ्ते को फलस्तीन एक्शन ग्रुप की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों के दौरान 70 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शाम तक 42 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 41 को कलदम तंजीम की हिमायत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मैनचेस्टर में मजीद 16 अफराद जबकि कार्डिफ में 13 अफराद को हिरासत में लिया गया। यह मुसलसल दूसरा हफ्ता था जब लंदन में मुजाहिरीन फलस्तीन एक्शन के हक में सड़कों पर निकले। गुज़िश्ता हफ्ते भी इस किस्म के एहतजाज के दौरान पुलिस ने 29 अफराद को गिरफ्तार किया था। इन मुजाहिरों का मकसद उस फैसले के खिलाफ एहतजाज करना था जिसके तहत बरतानवी हुकूमत ने फलस्तीन एक्शन ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। फलस्तीन एक्शन पर यह पाबंदी 20 जून को उस वक्त आयद की गई जब उसके कारकुनों ने बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स के ब्राइज नॉर्टन बेस में दाखिल होकर 2 फौजी तैयारों को सुर्ख रंग और हथौड़ों से नुकसान पहुंचाया। यह इकदाम बरतानवी हुकूमत की जानिब से इसराइल को जारी अस्करी इमदाद के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया गया था और पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई के नतीजे में तकरीबन 70 लाख पाउंड या 9.4 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। जहां दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे देखे जा रहे हैं, वहां इसराइल में भी अपनी हुकूमत के खिलाफ अवाम ने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक गुज़िश्ता शब तकरीबन 400 बाएं बाजू के कारकुनों ने तल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर के करीब फुटपाथ पर गजा में इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वाले बच्चों के लिए खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया। ताहम सवाल यह है कि यह सब कुछ भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को अपना जंगी जुनून तर्क करने से क्यों नहीं रोक पा रहा और क्यों वो ही वाहिद जिम्मेदार हैं जो गजा जंग को तूल देने पर तुले हुए हैं। इस हकीकत की तस्दीक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में भी हुई है, जिसके मुताबिक नेतन्याहू इक़्तिदार बचाने के लिए जंग जारी रखना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इक़्तिदार बचाने के लिए गजा जंग को तूल दिया। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में 110 से ज्यादा एहलकारों के इंटरव्यूज शामिल किए हैं। रिपोर्ट में खुफिया दस्तावेजात, जंगी मंसूबे की तफसीलात और इंटेलिजेंस रिपोर्ट शामिल हैं, जिनमें नेतन्याहू की सियासी हिकमत अमली बेनकाब हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सवाल उठाया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मीटिंग्स और आलमी रहनुमाओं से गुफ्तगू ने जंग को क्यों बढ़ाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेतन्याहू की हिकमत अमली थी कि जंग जारी रखो और इक़्तिदार को बचाओ। गजा में जंग तूल पकड़ती रही, नेतन्याहू इक़्तिदार बचाने में मसरूफ रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू के फैसले जंगी हिकमत अमली से ज्यादा सियासी चालें थीं। नेतन्याहू ने आलमी दबाव के बावजूद जंग खत्म न होने दी। जंग रुक जाती तो सऊदी अरब के साथ इसराइल का तारीखी मुआहिदा मुमकिन था। नेतन्याहू ने सियासी मुफाद के लिए अमन का मौका जाया कर दिया। सऊदी क़यादत ने खुफिया तौर पर अमन की पेशकश की, मगर गजा की जंग रुकावट बनी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमन का सुनहरी मौका था, मगर नेतन्याहू की सियासी चालों ने उसे मिट्टी में मिला दिया। गजा जंग जारी रखकर नेतन्याहू ने इसराइल के बजाय सियासी वक़ा को तरजीह दी। जहां गजा जंग को लेकर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का किरदार बेनकाब हो रहा है, वहां इस जंग को खत्म करवाने का बार बार दावा करने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी कटहरे में खड़ा किया जा रहा है और उन पर गजा में नस्ल कुशी की मुआवनत का इल्जाम लग रहा है। यूरोप की इंसानी हकूक़ की तंजीम ने गजा में नस्ल कुशी में मुआवनत के इल्जाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया है। यूरो मेडिटरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने यह मुतालबा इमदाद की तकसीम के दौरान दर्जनों फलस्तीनियों की अमवात के बाद किया। मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि आलमी इदारे ट्रंप को गजा में अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम की हिमायत पर जवाब दे ठहराएं। मॉनिटरिंग ग्रुप ने यह भी कहा कि अमरीकी निजी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर इसराइली फौजियों के साथ इमदाद हासिल करने वाले फलस्तीनियों पर हमलों में मुलव्विस रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने गजा में इसराइली जंग के लिए फौजी, माली, सियासी और सिफारती मदद भी फराहम की, इसलिए उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाया जाए। सवाल यह है कि ट्रंप पर यह मुकदमा होगा, नेतन्याहू जंग बंद करेगा और आलमी दबाव काम करेगा? ये उम्मीद जरूर है, लेकिन बदकिस्मती से इसका इम्कान बहुत ही कम है। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।